स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्य की तरफ जो है बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव जीव विज्ञान के इस नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जीवों में जनन। लेकिन इससे पहले कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर आपका जो सेशन होता है, जो क्लास होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टडी टाइम होती है, अगर 1 घंटा कम से कम ना हो तो क्या हो। और रही बात सेशन लंबा होने की, तो मैं हर चीज़ को बड़े विस्तार से बताता हूँ, इसलिए सेशन थोड़ा लंबा चला जाता है, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके सुन सकते हैं। तो रही बात, आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। तो प्यारे दोस्तों, जीवों में जनन यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल मैंने रसायन विज्ञान के सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर से एक वीडियो आपको दिया था, जिससे बहुत से दोस्तों का बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिला। और जिन दोस्तों ने यह वीडियो देखा, काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कल से भी ज़्यादा प्रेम और स्नेह मैं इस वीडियो से चाहता हूं। दोस्तों, जीवों में जनन, जो पुराने मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे इस चैनल, मेरे इस परिवार के सदस्य हैं, वो तो उन लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। लेकिन जो दोस्त पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, वो भी मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ इससे आपके और आपके दोस्तों के ज्ञान में थोड़ा सा मेरा सहयोग होगा, जिससे आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा ना गंवाते हुए आज अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवों में जनन। जनन शब्द को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन शब्द को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। आखिर क्या होता है ये रिप्रोडक्शन? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिप्रोडक्शन की परिभाषा यह है कि प्रत्येक सजीव या प्रत्येक जीवों का अपने ही जैसे जीवों को अनेक विधियों द्वारा जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी अब वो विधि चाहे लैंगिक हो सकती है, अलैंगिक हो सकती है, या लैंगिक और अलैंगिक के अंतर्गत आने वाली अनेक विधियां हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत जो है जीव जनन करते हैं। तो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई भी प्राणी है तो उसका छोटा बेबी, जैसे आप मान के चलिए कि बकरी के छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, गाय के छोटे बच्चे को कुत्ते के छोटे बच्चे को देखा होगा, और फिर जीती जागता एग्जाम्पल तो इंसान है ही है। तो जनन की प्रक्रिया जो है जनन की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर जीवन के निरंतरता का परिणाम है। मतलब ये है कि यदि जनन नहीं होता तो पृथ्वी पर मानव जाति या पृथ्वी पर जीवों की जाति ही समाप्त हो जाती, क्योंकि जनन जो है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में क्या करता है? सहयोग करता है। तो ये तो रही जनन की परिभाषा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसकी मैंने 2 परिभाषाएं बताई हैं। परिभाषा नंबर 1, प्रत्येक सजीव या प्रत्येक जीवों का अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों के मध्य संचारित होने वाली प्रक्रिया को जनन कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आशा ये रहती है कि आप लोग इससे बेहतर से बेहतर काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनन चैप्टर है, ये क्लास 12वीं का पहला लेसन है। और क्लास 12वीं क्यों
क्लास 10वीं में भी जनन के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं। आप जनन की किसी भी सेशन में, किसी भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखें, और अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसे फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जिस भी ग्रुप में मैं वीडियो सेंड करता हूं, तो आपका उत्तरदायित्व तो है कि आप जो है अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वह भी इस नॉलेज से, इस ज्ञान से वंचित ना रह जाएं। तो चलिए चलते हैं। लिखा है लाइफ टर्म डेफिनेशन एंड लाइफ टाइम रेंज। मतलब होता है कि जब भी किसी जीव का जीवन प्रारंभ होता है, जब भी किसी जीव का जीवन प्रारंभ होता है, तो वह जीवन जहाँ से वो जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जहाँ से वह जन्म लेता है और जहाँ से जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन अवधि। अब सबकी एक ना एक लगभग अनुमानतया जीवन अवधि रखी गई है। अनुमानतया लगभग सबकी कुछ ना कुछ जीवन अवधि रखी गई है। जैसे मैं आपको बता दूं, जीवन अवधि की विशेष परिभाषा किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है कि जीवन, मनुष्य जो है या फिर कोई भी सजीव प्राणी, आप जानते हैं कि उसमें जीवन है। और वो प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है कि जब से जन्म लेता है और जब वह स्वतः खुद अपने जो है मृत्यु से ना मरे तो उसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं, बल्कि जब वह अपने मृत्यु से मरता है। जैसे कोई इंसान जब जन्म लेता है, उसके बाद वृद्ध होता है, वृद्ध होकर 60, 70, 75, 80 साल में मरता है, तो वह उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। अब प्राकृतिक के बाद इसकी जो है मानवीकृत मृत्यु क्या है? जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या अनेक सारी दुर्घटनाएं होती हैं जीवन के साथ, और ये ईश्वर ना करे किसी के साथ हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि जहाँ से वो जन्म लेता है, जन्म लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? हम जो है जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन अवधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ना अनेक प्रकार के जीवों की जीवन अवधि क्या की गई है? बांटी गई है। अनेक प्रकार के जीवों के जीवन अवधि को क्या किया गया है? बांटा गया है। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे लिखा है किसी जीव की जीवन अवधि उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता। मतलब जैसे आकार का मतलब, जैसे हाथी है तो इसका मतलब नहीं है कि वो 500 साल जिएगा क्योंकि उसका शरीर का आकार बहुत बड़ा है, या वह बहुत विषैला है, या फिर डॉल्फिन मछली है, या फिर व्हेल मछली है। ऐसा नहीं है कि उनके शरीर का आकार बड़ा होने के बाद में जो है उनकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाती। नहीं दोस्तों, छोटा से छोटा प्राणी भी उसकी जीवन अवधि जो होती है अधिक से अधिक हो सकती है, और बड़े से बड़े प्राणी की भी जीवन अवधि क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। तो ये बात जो है कुछ इस प्रकार की है कि इसे हम जो है किसी प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पेड़ पौधे अर्थात कुछ वनस्पतियों से लेकर के यहाँ पर कुछ जो है जीव जंतुओं तक के बारे में जो है उनकी जीवन अवधि को यहाँ पर विस्तारित रूप से बताया गया है। मैं एक एक करके बताता हूँ कौन किसका जीवन काल कितना होता है। फसली पादप जैसे गेहूँ चावल आदि हो जाता है। गेहूँ चावल मटर मक्का धान ज्वार बाजरा जो भी है, इन सब की जो है इसकी जीवन अवधि जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? वो मात्र 4 से 6 महीने की होती है। कितनी होती है? 4 से 6 महीने की। अब आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं तो गुलाब का जो वृक्ष होता है उसका जीवन काल लगभग 10 वर्ष का होता है। कितना होता है? 10 वर्ष का। उसके आगे बढ़ते हैं। केले का जो जीवन वर्ष है वो 25 वर्ष होता है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि केला तो एक बार जन्म जैसे फलता है फिर उसे काट दिया जाता है तो एक वर्षीय पौधा। नहीं दोस्तों, वहाँ से फिर नए पौधे निकल आते हैं और वो पूर्णतया समाप्त होने में, पूरा का पूरा केले के जो जितने भी बागान हैं उसको समाप्त होने में 25 वर्ष का समय लग जाता है, जो कि एक लंबा टाइम माना जाता है।
उसके बाद बरगद का जो वृक्ष होता है, ये कहा जाता है कि सबसे अधिक वर्ष तक जीने वाला वृक्ष है। 300 से 500 वर्ष, 300 to 500 ईयर्स है ये। 300 से 500 वर्ष बरगद का जो वृक्ष है उसका जीवन काल होता है। उसके बाद मनुष्य लगभग 100 वर्ष, अब तो 80 वर्ष कोई जीता है, कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष जीता, कोई 75, कोई 85 नियर अबाउट, लेकिन लगभग आयु जो निर्धारित की गई है कोई कोई 100 से ऊपर भी चला जाता है। तो ये कोई एक्यूरेट नहीं है, मैं लगभग लगा के बोल रहा हूँ। और जहाँ पे लगभग लगा के बोला जाता है तो उसका मतलब नियर बाय, उसके आसपास की जो एज है वो जो है वही उसकी जीवन अवधि है। तोता लगभग 150 वर्ष, यानी मनुष्य से ज़्यादा इसकी उम्र होती है। 150 वर्ष तोता जीता है। मगरमच्छ लगभग 55 वर्ष। जीवन अवधि के बारे में बात हो रही है तो मगरमच्छ लगभग 55 वर्ष। कछुआ ये आंकड़ा जो है दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रहा है। कछुए की उम्र लगभग 300 वर्ष की होती है और यहाँ पे मात्र 150 लिखा हुआ है, यहाँ से कुछ मिसप्रिंट है। तो कछुआ लगभग 300 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके बाद आ जाती है व्हेल मछली। कौन सी मछली? व्हेल मछली दोस्तों। व्हेल मछली की बात करें तो व्हेल मछली जो है आपकी लगभग 40 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है, 40 ईयर्स तक। और हाथी लगभग 75 वर्ष, 75 वर्ष तक जो है हाथी का जीवन काल होता है। उसके बाद बिल्ली का जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। खरगोश लगभग 35 वर्ष तक जीता है, 35 ईयर्स तक जीता है। घोड़ा लगभग 50 वर्ष। और कबूतर की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 35 वर्ष की होती है। गाय जो हमारा पालतू पशु है उसकी वह आयु जो है लगभग 26 वर्ष। और कौवा लगभग 15 वर्ष। ये कुछ जीवों के, कुछ वनस्पतियों के हमने जीवन अवधि के बारे में बताया है। हमने उनकी जीवन अवधि, समय अवधि के बारे में बताया है कि वो कब से कब तक जीते हैं। और इसी प्रकार से बताया जा रहा शेर, चीता, सांप, ऊँट, तितली। शेर जो है आपका 10 से 15 वर्ष जीता है और यहीं पर तितली वगैरह जो है ये आपका लगभग 2 सप्ताह से 3 सप्ताह तक जीवित रहती हैं। और केचुए का जो जीवन वर्ष है वो 6 वर्ष का है। काकरोच लगभग 1/2 अर्थात 6 महीने तक जीवित रहता है। और घरेलू मक्खी 76 वर्ष, 76 वर्ष तक। एक आश्चर्यजनक बात है, घरेलू मक्खी लगभग 76 वर्ष तक जीवित रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जीवन अवधि को देखें तो प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि जो है अलग अलग है। हर प्राणी जो है समयानुसार पृथ्वी पर जो है जन्म से अपना जीवन प्रारंभ करता है, मृत्यु के साथ समाप्त करता है। और जन्म से मृत्यु तक के टाइम पीरियड, इस ड्यूरेशन को हम समय अवधि कहते हैं, जिसकी परिभाषा हम पहले जान चुके हैं। और मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जीवों की जीवन अवधि के बारे में बताया कि कौन सा प्राणी कितने वर्ष जो है जीवित रहता है। अब हम इसी के सेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जनन की परिभाषा क्या हो सकती है, आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन की परिभाषा जैसा कि मैंने बताया भी। अब एक बार इस जो है इस आपके एक परिभाषा, मैंने आज जनन की 2 परिभाषाएं दी हैं। अब यहाँ पर ये जनन की तीसरी परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार कहा कि प्रत्येक जीव अपने समान ही नई संतति को उत्पन्न करता है, मतलब अपने समान ही अपने बच्चे को जन्म देता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने ही समान नई संतति, संतति मतलब होता है उसका बच्चा, उसका बेबी, जिसको वह जन्म देता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। मतलब अगर कोई जीव मरता है और
उस अपने पीछे अपने बच्चे को छोड़ जाता है तो उसकी जात की निरंतरता क्या रहती है, बनी रहती है। जैसे पृथ्वी पे मनुष्य की निरंतरता, पिता का, जैसे पिता है तो पिता मरता है तो उसका पुत्र जीवित रहता है, फिर वो निरंतरता, फिर उसका पुत्र होता है तो वह जीवित रहता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जीवन की निरंतरता पृथ्वी पे क्या रहती है, बनी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। जनन के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा है? अलैंगिक जनन, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये 2 प्रकार के जो है जनन होते हैं। तो इसमें मैं अपनी तरफ से पहले परिभाषा बताता हूँ, फिर जो है इसमें लिखी गई परिभाषा क्या है। देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें जनन प्रक्रिया के लिए किन्हीं 2 जो है माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे तो जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जो है भाग लेते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही जीव जो है जनन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करता है और समाप्त भी कर देता है। मतलब कि इसमें नर होगा या मादा होगी, दोनों में से कोई एक होगा जिसके शरीर से नए संतति क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें दूसरे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार का जनन जंतुओं में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, अन्य जो है सजीवों में भी होता है, सूक्ष्म जीवों में भी होता है, वायरस बैक्टीरिया आदि में भी इस प्रकार का जनन होता है। समझे दोस्तों? और जो दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। इसमें हर हाल में 2 पार्टनर्स चाहिए, अर्थात नर मादा चाहिए। अब ये जो जनन है ये किस में होता है? ये मनुष्यों में भी लैंगिक जनन होता है। अन्य विकसित प्राणियों में जिनके लैंगिक जननांग अत्यधिक विकसित होते हैं, ऐसे प्राणियों में जो है क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो मैं इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई होंगी तो एक बार वीडियो को बैक करिए और फिर से उससे जो है ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। मैं एक बार और बताता हूँ, अलैंगिक जनन में किसी एक जीव से ही उसके संतति की उत्पत्ति हो जाती है। तात्पर्य ये है कि इसमें चाहे नर होगा चाहे मादा होगा, एक ही संतति होगी जिसके शरीर से नया जीव उत्पन्न होगा। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें निश्चित रूप से दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, या तो नर और मादा दोनों इसमें भाग लेते हैं, और जिनसे उनकी संतति क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखी हुई अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? कह रहा है कि वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती, अर्थात इसमें नर मादा की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसमें एक ही जीव द्वारा संतान उत्पत्ति संभव है, अर्थात एक ही जीव द्वारा संतान उत्पत्ति संभव का मतलब होता है चाहे एक ही जीव में चाहे वह नर हो या चाहे मादा हो। ठीक है ना? अब कह रहा कि अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधियों द्वारा होता है। इसमें उत्पन्न संतान पैरेंट के समान होती है, अर्थात आनुवांशिक रूप उनके आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब इसका है कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो बच्चे हैं, वो सेम टू सेम अपने पेरेंट, अपने जो है अपने पिता या मातृ जो है जीवों के जैसे ही होते हैं, अपने पिता या अपने मातृ जीवों के सेम टू सेम होते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर चींटियों का झुंड जा रहा है तो आप कोई चींटी आपको काट के जाके झुंड में मिल जाती है और आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो क्या आप उस चींटी को ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियों के शरीर में इतनी अधिक समानता होती है कि आप उसके लिए ढूंढना क्या होता है, संभव। क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियां होती हैं एक दूसरे की क्लोन होती हैं। क्लोन का मतलब होता हम शकल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
कोई अंतर नहीं होता है उनके शरीर में। लेकिन जहाँ लैंगिक की बात आती है वहाँ लैंगिक कभी कभी एक दूसरे के क्लोन होते हैं, हमेशा नहीं। और ऐसा तब होता है जब समान जुड़वा संतानें होती हैं, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं। तो तात्पर्य ये है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियाँ होती हैं उनमें उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं आती। तो अलैंगिक जनन मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि यह वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है, अर्थात इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो नर होता है या तो मादा। किसी एक ही जीव के शरीर से नई संतति की उत्पत्ति हो जाती। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन के बारे में मैंने बताया था, तो फिर से थोड़ा बता दूं। इसमें नर और मादा दोनों निश्चित रूप से भाग लेते हैं। यह अनिवार्य है कि इस प्रकार के जनन में नर और मादा दोनों संततियां होनी चाहिए, अन्यथा इस प्रकार का जनन संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि दो भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। भिन्न का मतलब जिनके लैंगिक गुण जो है एक दूसरे के विपरीत हों। नर और मादा के लैंगिक गुण एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल विपरीत होते हैं। नर और मादा के लैंगिक गुण एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो कह रहा है कि दो भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है, जिसमें नर व मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से संतति उत्पन्न होती है। अर्थात आनुवांशिक रूप से यह जो है रूप से भिन्न होती है, यह लैंगिक जनन होता है। मतलब होता है कि नर और मादा जो होते हैं वो एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, और इनका किन्हीं ना किसी माध्यमों से नर और मादा का आपस में मिलना जो है, आपस में मिल के नई संतति को उत्पन्न करना जो है क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। इसको बहुत स्पष्ट करके नहीं बोला जा सकता है, लेकिन नर मादा जब आपस में मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली संततियां जो है लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली संततियां कही जाती हैं। और नर मादा के समक्ष इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो है कह रहा कि अलैंगिक जनन क्या है, इसकी परिभाषा और उदाहरण चलिए विस्तार में जानते हैं। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से कह रहा है कि प्रत्येक जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। सही है, एक कोशिका पहले बनती है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई है तो वह अलैंगिक जनन होता है। अर्थात अगर यह जो है यह एक कोशिका जो है एक ही जीव क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगर वह जीव एक कोशिका जो है एक ही जीव द्वारा उत्पन्न हुई है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अलैंगिक जनन। मतलब होता है ना, जनन का मतलब होता है कि जीव बनना, और जीव जब एक ही कोशिका से बनता है तो इस प्रकार का जनन जो है कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इसका है, कह रहा है कि अलैंगिक जनन से बनी संतति आपस में तथा जनकों के समान होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। अगर किसी अलैंगिक जनन से, मान लीजिए मैंने अभी चींटी का एग्जाम्पल लिया, तो दो चींटियां हैं जो अपने पेरेंट्स से जन्म लेती हैं, तो उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा समानता होगी, और साथ ही साथ उनके जनकों से भी बहुत ज़्यादा क्या होगी? समानता होगी। तो यह जो है एक फैक्ट है कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां होती हैं वो आपस में उतनी ही ज़्यादा समान होती हैं जितनी वह अपने जनकों से, अर्थात जनक उनकी संततियां ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती हैं? समान होती हैं। अब आगे कह रहा है कि अलैंगिक जनन में संतति आपस में आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से आपस में जनकों के समरूप होती हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन की बात मैंने बताया। क्लोन मतलब होता है, जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, जब आप लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें डबल रोल दिखाता है। डबल रोल जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के समान है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं। डबल रोल मतलब होता है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कि जिनमें हम बहुत आसानी से भिन्नता ना कर पाएँ, और
इसी चीज़ को जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जो संततियाँ आपस में उत्पन्न होती हैं, एक जीव से जो संतति उत्पन्न होती है वो तो अलैंगिक जनन के परिणाम से उत्पन्न हुई संतति कही जाएगी। और यह इस प्रकार की जो संतति होती है, इस प्रकार की संतति जो है क्लोन कही जाती है। क्लोन का मतलब कि एक दूसरे के बिल्कुल समरूप कही जाती है। मैंने किसी भी अलैंगिक जनन के प्राणी का जब एग्जाम्पल आप लेंगे, चींटी हो गई, मक्खी हो गई, और भी प्राणी हो गए जो अलैंगिक जनन करते हैं, यदि वह अलैंगिक जनन करने वाले प्राणी हैं तो वे आपस में क्या होंगे, जनक के समान बिल्कुल होंगे। और आपस में जितने, यदि एक जनक से 3 संततियाँ उत्पन्न हुई हैं, एक जनक से यदि 3 से 4 संततियाँ उत्पन्न, चारों संततियाँ भी आपस में क्या होंगी, एक दूसरे की क्लोन होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगी, है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। कहा कि अलैंगिक जनन के प्रकार मतलब अलैंगिक जनन करने की क्रिया विधि कितने प्रकार की हो सकती है। तो उसमें पहला है सामान्य कोशिका विभाजन द्वारा, मतलब सीधी सामान्य तरीके से जब कोशिकाएं दो या दो से अधिक भागों में बढ़ती हैं तो तब जो है हो जाता है अलैंगिक जनन। जब जितने भागों में कोशिकाएं बढ़ती हैं उतने जो है नए जीव क्या होते हैं, बन जाते हैं, और सभी जीव एक दूसरे के क्लोन कहे जाते हैं। और ऐसा किन में होता है, प्रोटिस्टा और यूनेरा, ये 2 जातियां हैं जिनमें इस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। विखंडन। विखंडन का मतलब होता है विखंडन, टूट जाना। 2 या 2 से अधिक भागों में जब कोई जीव का शरीर टूटता है तो प्रत्येक जो खंड होता है वह नए जीवों का क्या कर लेता है, निर्माण कर देता है। और जितने जीव बनते हैं, पहली बात तो वो जनक जीवों के बिल्कुल समान होते हैं, समरूप होते हैं, और आपस में जितने जीव बनते हैं वह संततियाँ भी एक दूसरे में आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। और इस प्रकार का जो जनन होता है वह अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है। अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना में अलैंगिक जनन होता है। और कौन सी विधि होती है अलैंगिक जनन की, विखंडन विधि। विखंडन विधि जो है अलैंगिक जनन की अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के अंतर्गत आती है। अब आगे बढ़ते हैं। मुकुलन, क्या लिखा है, लिखा है मुकुलन या कलिका। मुकुलन मतलब होता है कली फूटना। कली फूटना का तात्पर्य ये है कि जीव के शरीर का कोई भी अंग जो है अनियमित ढंग से बढ़कर नए जीव को बना दे। जैसे मानिए, ऐसा तो कभी होगा नहीं, हमारे हाथ में से एक हाथ निकल जाए और वह जो है नया हाथ बन जाए। ऐसा कभी होता तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कुछ पौधों में, कुछ जीवों में। जैसे वो जो है उनके शरीर से एक कली फूटती है, एक कली निकलती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ईस्ट बना रहा हूँ। ईस्ट जो है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये ईस्ट है, इसका ये भाग जो है, ये ईस्ट है यहाँ से, और इसका ये भाग ऐसे पतला होता जाता है और जो है एक नए धीरे से इससे कट के अलग हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है। और जो भाग अलग होता है वह जो है एक नए जीव को फिर से निर्मित कर लेता है, पूरा का पूरा ईस्ट बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को पहले तो उसमें कली फूटती है, और कली फूटने के साथ साथ जो है नए जीव क्या होती है, नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। वो जो कली होती है पूर्णतः एक संपूर्ण ईस्ट का निर्माण कर लेती है। तो इस एक कली फूट कर नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। अब उसके बाद अलैंगिक बीजाणु द्वारा सूक्ष्मदर्शी यूरोपोर्स, कवक एवं शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, मतलब होता है कि जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं ये जलीय जीव होते हैं, जिनके जो कोनिडिया वगैरह आप ये कह सकते हैं, इन शैवालों के जो है यूरोस्पोर्स, मतलब होता है कि यूरोस्पोर्स नामक जो अंग होता है इसमें पानी भरता है, और पानी भरने के कारण जो है इनके छिद्रों में पानी जाने के कारण ये फूल जाते, फूल कर फटते हैं। इनके शरीर से छोटे छोटे जो है कह सकते हैं कि स्पोर्स निकलते हैं,
या फिर परागकण निकलते हैं, यह परागकण जो है पानी में फैल जाते हैं और सभी परागकण एक नए जो है शैवाल का, एक नए कवक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसे ही अलैंगिक बीजाणु द्वारा सूक्ष्मदर्शी यूरोस्पोर्स जनन कहते हैं, और यह भी अलैंगिक जनन का क्या है, एक हिस्सा है। कैनेडिया द्वारा पेनिसिलियम में जो है, कैनेडिया द्वारा का मतलब होता है यह भी जो है जीव के शरीर के टूटने से, खंड में बंटने से भी इस प्रकार का क्या होता है, जनन होता है। और जमील स्पंज, स्पंज का मतलब होता है सोखता। सोखता आपने देखा होगा, जैसे आप पानी सुखाते हैं हमेशा, आपके साइकिल या आपके बाइक के जो सीट कवर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो होता है स्पंज होता है, ऐसा जीव होता है जो जलीय जीव है। इसके शरीर से जो है क्या होता है कि अनेक प्रकार के स्पोर्स निकलते हैं और उन स्पोर्स से जो है नए स्पंज का निर्माण होता है। फिर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक आ जाता है जो इसमें आके जुड़ जाता है, जिसको कहते हैं कायिक जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन। इसका नाम ही प्लांट, कायिक मतलब होता है कि शरीर का कोई, पौधों के शरीर का कोई भाग टूटकर वहाँ पे नए जो है नए भाग की उत्पत्ति हो जाना, वहाँ पे नया भाग बन जाना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। अब अगर इसमें बात करें हम तो पादपों में क्रमिक भागों, जैसे जड़, तना, यहाँ पे जड़ और तना, पत्ती, नदी के समान, नदी के साथ होने वाले जनन को क्रमिक या कायिक जनन कहते हैं। मतलब जड़, तना, पत्ती आदि जो है इसमें से टूटते हैं और जब वे नए जो है पौधों की उत्पत्ति कर देते हैं, नया पौधा बना देते हैं, तो इस प्रकार के हुए जनन को हम कौन से जनन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब जो है आगे बढ़ते हैं। कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्ध या प्रोग्यूल कहते हैं। यानी कायिक जनन में भाग लेने वाली जो संरचनाएं होती हैं, जो भी संरचना कायिक जनन के अंतर्गत भाग लेती हैं, उन्हें हम कायिक प्रवर्ध या प्रोग्यूल कहते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है। किसी पेड़, किसी जीव के शरीर से बटकर ही नए जीव, नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्या है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दो जीव इसमें भाग नहीं लेते हैं, अकेले जीव के शरीर से ही जो है क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा ही कुछ जो है कायिक जनन में होता है, जिसमें पादप या जंतु के शरीर आपस में टूट कर जो है नए जंतु या पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। अब यहाँ पे कह रहा है इससे बनी संतति को क्लोन भी कह सकते हैं। क्लोन तो उन्हीं संततियों को कहते हैं जो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, उन्हीं संततियों को हम आपस में क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। तो क्लोन का तात्पर्य ये है कि ऐसी संततियाँ जो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनती हैं, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन की प्रक्रिया जो है अलैंगिक जनन में होती है और ये कायिक जनन में भी लागू हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कायिक जनन है वह अलैंगिक जनन का ही रूप है। अब जैसे अलैंगिक जनन के कई प्रकार थे जिसको हमने जो है आपको बताया, तो अब यहाँ पर कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन में क्या है कि कायिक जनन प्राकृतिक रूप से होता है, किंतु कृत्रिम रूप से कायिक जनन कराया जाता है। प्राकृतिक रूप से तो खुद कायिक जनन कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी हम करा सकते हैं। जैसे आप गुलाब की डाल ला के लगा देते हैं, मिट्टी में गाड़ते हैं तो लग जाती है, नया गुलाब का पौधा बन जाता है। यानी ये कलम लगाना प्रक्रिया है, और ये जो कलम लगाना प्रक्रिया है यह कायिक जनन का ही एग्जाम्पल है। बहुत सारे पौधों की, पेड़ों की हम डालें लगाते हैं जो नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, तो ये कायिक जनन प्रक्रिया है। बहुत सारी चीज़ों को हम आपस में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और वो जुड़ भी जाती हैं और वो सजीव माध्यम में आ जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है कायिक माध्यम की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो
प्राकृतिक प्लांट रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम आर्टिफिशियल। मतलब एक प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति कराती है, जो नेचुरल होता है उसे प्रकृति कराती है, और जो है नेचुरल होता है उसे प्रकृति कराती है, और एक जो हमारे द्वारा कराया जाता है, मनुष्यों के द्वारा कराई गई जो जनन प्रक्रिया होती है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब कह रहा कि जड़ों द्वारा किसमें कायिक जनन होता है जड़ द्वारा शीशम में, सीरस में, मुराया में, शकरकंद में, एस्पेरेगस में। ये जो है जड़ों द्वारा हुआ कायिक जनन है, किसमें? शीशम में, सीरस में, मुराया में, शकरकंद में, एस्पेरेगस में, ये जड़ों द्वारा। और तनों द्वारा किसमें है? भूमिगत अर्धवायवीय तने पहले देखते हैं। भूमिगत और अर्धवायवीय तने कौन से होते हैं? जो भूमि के अंदर रहते हैं, आधी वायु आधा भूमि के अंदर रहते हैं। इनमें जो जन होता है वो कायिक जन होता है, जो भूमिगत अर्धवायवीय तने होते हैं। पत्तियों द्वारा पंत प्रकंद जैसे बुलबुल में, भूमिगत कंद परसंद आलू आदि में तनों में, प्रकंद अदरक केला ये भी तना है, शकरकंद प्याज ये भी तना है, अरबी घनकंद ये भी तना है। अर्धवायवीय तने कौन कौन से हैं? दूब है, भूअस्तारी पुदीना है, स्ट्रॉबेरी है, भूअस्तारिका। भूअस्तारिका कौन कौन है? जलकुंभी है, वायवीय में गन्ना है। और अब देखते हैं पत्तियों द्वारा, पर्ण फॉइल द्वारा, पत्थरचट्टा और बिगोनिया। इनमें जो है पत्तियों पर्ण प्रकंद होता है, मतलब पत्तियों द्वारा ये पौधे होते हैं। और यहाँ पे पत्र प्रकंद मतलब होता है ये भी पत्तियों द्वारा है। अबेग हैं, लिलियम है, डायस्कोरिया है। ये सारे पौधे जो हैं इनमें इन विधियों से कायिक जनन होता है। और ये सारी प्रक्रिया जो है कैसी है? ये सारी प्रक्रिया कोई इसमें मानवकृत है तो कोई जो है इसमें आर्टिफिशियल है। दोस्तों और ज़्यादा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आज की वीडियो मैंने जो है किसी सिलेबस से बनाने का प्रयास किया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलते हैं, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।